नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछठ में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। जब से निर्वाचन आयोग ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां राष्ट्र पार्टियों के जो प्रत्याशी के दावेदार हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है और अभी तक राष्ट्र पार्टियों ने ये तय नहीं किया है कि वो मैदान में किसे उतारेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है। दोनों के पास लंबी फहरिस्त है दावेदारों की। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय पत्रकार त्रिभुवन चौहान ने ताल ठोक दी है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव लड़ने को। तो हमारे साथ मौजूद है त्रिभुवन चौहान जी। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बगछठ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अच्छा चौहान जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में 7-8 साल से आप लगातार लगे हुए हैं। पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ आप क्षेत्र में बने हुए हैं। कैसे चल रही तैयारियां बहुत बढ़िया हैं जी। और ये कह सकते हैं आप कि भैया पिछले 6-7 सालों से जी जो हम लगातार जनता के बीच में हैं उसका एक आज एक जो फल है वो शायद जनता चाहेगी कि भैया इसको आगे भेजें। और जैसे भी आपने कहा कि राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक अपने खेमे से धनुर्धरी बाहर नहीं निकाले हैं और हमारी तीर प्रत्यंचा पे है। कारण स्पष्ट है कि मैं ये मानता हूँ, जनता को भी मानना होगा कि जो भी अब प्रत्याशी ये चुनेंगे, सोचिए एक प्रत्याशी ये इन प्रकारेण चाहता है कि उसे पार्टी से टिकट मिल जाए और जब उसे टिकट मिलती है तो पहले किसकी सुनेगा? उस पार्टी की सुनेगा जिसने उसको बड़ी मुश्किल टिकट दिया है या फिर वो जनता की सुनेगा? अच्छा त्रिभुवन चौहान जी, ये तो अभी पार्टियां निर्णय करेंगी, वो उनका विषय है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि त्रिभुवन चौहान को पत्रकारिता से राजनीति में क्यों आना पड़ा? दादा वही मैं आ रहा था उस पर कि 6-7 सालों से जब हम ये पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देखिए बड़े सारे मुद्दे हमने उठाए। अंकिता भंडारी प्रकरण, UKSSC घोटाला और फिर तमाम जगह हम गए हैं, हर उस व्यक्ति तक पहुँचे हैं जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी और उन तमाम चीज़ों को लेकर हमने किया है कवायद। पॉइंट क्या होता है, जब किसी खबर को हम करते हैं और हम देखते हैं कि यार चलो खबर तो अच्छी हो गई है लेकिन इसका प्रतिफल या इसका उपचार नहीं हुआ है। अब वो उन कारणों के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कारण हो क्यों रहे हैं। कई कतिपय जगह ऐसी हैं कि जो विधानसभा के मामले हैं वो विधानसभा में शायद शॉर्ट आउट हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारों का मामला हो या फिर कृषि से रिलेटेड हो, उद्यान से रिलेटेड हो, उद्योग से रिलेटेड हो। इन मामलों को हम उठा तो लेते हैं लेकिन वो गायब हो जाते हैं फाइलों में। तो फाइलें टटोलने के लिए अब शायद विधानसभा तक जाना पड़े कि भाई पता चले कि कहाँ से क्या कमी हो रही है। हमारी जनता के लिए जो की गई चीज़ें हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुँच रही हैं, उसके लिए वहाँ जाना है। तो अगर मैं पर्टिकुलर केदारनाथ विधानसभा की बात करूं तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है यार कि ये मुद्दे जो हैं ये सदन में उठाने चाहिए? जो हमारे लोग हैं, जो केदारघाट की पूरी जनता है, उसके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि ये सदन में उठ नहीं रहे हैं? शोभन, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ से हम हैं और हमने उस क्षेत्र की सारी समस्याएं देखी। सबसे पहले मैं लूँ रोजगार को लेकर केदारनाथ घाटी के, खासकर मैं लोग बोलूं या फिर पूरे केदारनाथ विधानसभा के लोग, रुद्रप्रयाग जिले के लोग जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्रित हैं केदारनाथ यात्रा पे। और यात्रा 6 महीने की चलती है। 6 महीने में जो भी उनका धनोत्पार्जन होता है उससे पूरा वर्ष भर वो अपने परिवार को पालते हैं, सृजित करते हैं। अब की बार इन्होंने रजिस्ट्रेशन को लेके जो नीतियां बनाई, अपनी यात्रा को जगह जगह रोक दिया। कतिपय जगह ये भी सुनने में आया कि यात्रा डाइवर्ट हो गई है और ये कहीं का कहीं उसको पहुंचा रहे हैं। तो इसको लेकर खासा लोगों में रोष है। आप समझिएगा विधानसभा पटल पर ये चीज़ों को जरूर उठाया जा सकता है कि भैया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किस तरह से होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करना ही है, चिन्हीकरण करना है भैया कितने लोग जा रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए और आप 30-30 हज़ार लोगों को रोकते चले जाएँ। तो मुझे लगता है जैसे कि आपने अगस्त में 30,000 लोग रोक दिए, गुप्तकाशी 30,000 रोक दिए, फाटा तक 30,000 चले गए, फिर सोनप्रयाग 30,000 चले गए। इस तरह से उन व्यवसायियों के लिए भी ठीक रहेगा जो रास्ते में होटल खाली पड़े हुए हैं और आपको धाम में भी सुविधाएं पूरी मिलेंगी। दूसरा क्या हो रहा है, धाम में यात्रा पहले आप देखिएगा तकरीबन 1-1.5 महीने पहले हमारे लोग चले जाते थे स्थानीय व्यवसायों को देखने के लिए। उनके साथ साथ सरकार के तंत्र भी जाते थे कि भैया जो पानी, बिजली और सड़क को वहाँ देखें, मार्गों की देखें। अब आज वो हो ही नहीं रहा है। जिस दिन भाई डोली जा रही है उसी दिन चल बिगड़े डोली के साथ कुछ लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ अव्यवस्थाएं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, इनके बारे में पहले से ही
मतलब उसके बारे में एक मीटिंग बनाई जाए, उसमें कुछ समिति बनाई जाए, उसमें कुछ लोगों को चिन्हीकरण किया जाए जो कि चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है हमारे होटल व्यवसायी जो आज कतिपय ऐसे उसमें है कि जो अपने लोन नहीं चुका पा रहे हैं, कईयों के लीज वाले लोग भाग गए हैं। अब वो जो लोन नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनके तरफ से कोई नेता हो जो विधानसभा पटल पर ये बातें रख सके कि भैया इनके लोन माफ़ी के लिए या फिर इनको समय और दिया जाए, इनके ब्याज दरों को कम किया जाए, ताकि लोग जीवित भी तो रहें। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो हो गया यात्रा ख़त्म, ऐसा नहीं है कि 3 तारीख तक यात्रा हो जाएगी तो ये बस आंखें, बिल्ली सोचती है ना कि मैंने आंखें बंद कर दी तो मेरे इर्द गिर्द खतरा नहीं है। वो तो होना ही होना है। लोगों को आज जो परेशानियां हुई हैं ये रहेंगी, पूरे साल भर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को लगता है कि ये मार्केट केवल केदारनाथ में ही अव्यवस्थित हुआ है। भाई वहाँ के जो लोग हैं जो कमा के आ रहे हैं घाटी से, वो रुद्रप्रयाग भी आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, वो देहरादून भी आ रहे हैं, वो ऋषिकेश भी जा रहे हैं, हरिद्वार, यानी कि अर्थव्यवस्था सब जगह डगमगाती है अगर आपने वो यात्रा सुचारू नहीं की। तो वो एक बड़ा मुद्दा यात्रा को लेके है। फिर अगर मैं तल्ला नागपुर की बात करूं तो तल्ला नागपुर पे कई जगह ऐसी जगह हैं जहां पे मैं गया हूं, उन्होंने बोला कि भाई साहब यहाँ नेता तो अब तक हम आते देखते थे, पर आपके आने के बाद यहाँ अधिकारी भी आने लगे हैं। वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को लेके है, कई जगह सड़क का निर्माण नहीं हो रखा है, कई जगह सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर विधानसभा पटल पर ही एक सुनियोजित नीति बनाई जा सकती है कि भैया हमारे लोगों को किस तरह से चीज़ें मिलें। अब हमारी वाली रोड देख लो आप, जो 2013 में आपकी वाली जो है कि भाई जखोली वाला जो मोटर मार्ग है, गुप्तकाशी बसुकेदार और जखोली जो निकल रही है रोड, वो रोड, या फिर आप देखो जब हम बांसवाड़ा से होते हैं और बांसवाड़ा से होते हुए बड़ब और मोहनखाल से होते हुए नीचे रुद्रप्रयाग निकलते हैं, ये सिंगल मार्ग है। पिछले कई वर्षों से ये ऐसी हैं। ये ऐसा याद दिलाते हैं कि एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यात्रा के लिए खेद है या असुविधा के लिए खेद है, तो वो खेद पता नहीं कितने वर्षों से हमारे साथ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सड़कों का नियमितीकरण हो, चौड़ीकरण हो। कम से कम मैं अगर ये बोलूँ कि अगर 4 लेन नहीं कर सकते, कम से कम 2 लेन्स इनमें व्यवस्थाएं हों। हमारे जो बड़ेत के लोग हैं, जो हमारे आसपास के जोड़ा के लोग हैं या फिर बसुकेदार के लोग हैं, पट्टियों वाली जो पट्टी है, इनको भी थोड़ा व्यवसाय मिले। जब भाई सड़क यात्रा वहां से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गंगोत्री वाले आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सुगमता हो। भैया देखिए आज क्या है, दिल्ली जाने के लिए रास्ते बहुत हैं। आप सहारनपुर से चले जाओ, दिल्ली से चले जाओ, मेरठ से चले जाओ, ऋषिकेश से चले जाओ, हरिद्वार से चले जाओ, सब जगह से एक ही जगह पहुंच रहे। तो ऐसे केदारनाथ में धाम में जब आपको लग रहा है कि यार यात्रा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसको 1 वे इधर से कर लो, 2nd वे छोड़ो इधर से। तो कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं, और ये तभी हो सकती है जब आप नीति निर्धारक वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ आप बातें कर रहे हो, क्योंकि माइक पे आवाज़ उठाने से बहुत कुछ हो नहीं रहा। अभी भी देख लीजिए आप, कुंड का पुल इतने दिन बंद पड़ा रहा, उसकी वजह से अव्यवस्थाएं हुई। इन्होंने क्या किया, एक शॉर्टकट ले लिया कि ये हम बरमाड़ी वाले रास्ते ले। बरमाड़ी वाली जो सड़क है वो बनी हुई थी टैक्सी मैक्सी चलने के लिए, उस पर बड़े बड़े ट्रक और बड़ी बस जब गई तो आज वो सड़क का इतना बुरा हाल हो गया है। वो बरसों से बाद लोगों को मिली थी वो मुश्किल, आज उसके वही टूटने की कगार है। यही बस्ती वाली सड़क की भी मैं बात करूँ तो बस्ती वाली सड़क भी ऐसी हो रही है। तो अव्यवस्थाएं लगातार शासन प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं दे रहे। आज एक वैली ब्रिज की बात की है आपने, गौरी कुंड, वो वहाँ पे कुंड में, तो वो वैली ब्रिज को भी बनते बनते देखिए कितना समय लग गया भाई। 31 जुलाई से लेके और आज देखिएगा ये महीना खत्म होने वाला, 31 अक्टूबर हो जाएगा अब कल ही। तो 4 महीने हो गए हमारे लोगों को परेशान होते होते। तो कब तक ये लोगों को परेशान करते रहेंगे, उसके बारे में भी वही बात होगी। अच्छा तिरुवन भाई, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव आते हैं तो लोग अपनी अपनी पार्टियों के धड़ों में बदल जाते हैं। पार्टियों को लेकर 2 चीज़ें हैं, एक तो धन बल है और दूसरा है उनका तंत्र। उसके बीच आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे, जहां एक और कहा जाता है कि करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं चुनाव पर, और ये बात सच भी है बिल्कुल। और तंत्र भी ये है कि एक और जहां भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा चला रही है, और आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? बड़ा एक फ़नी सा इंसिडेंट वहीं से शुरुआत करता हूँ मैं जी। कल ही मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, कि अस्पताल में जितने भी मरीज थे उनको रात को उठाया गया, गुजरात की बात करें, उनको रात को उठाया गया और उनके तुमने भरवा दिया फॉर्म की, ये सदस्यता हो गई जी भाजपा की। कई जगह ऐसे हो रहा है, भाई साहब नमस्कार आपका नंबर देना, हाँ। और वो भाजपा सदस्य। तो ये सदस्यता अभियान तो इस तरह से चल रहा है। दूसरी बात है तंत्र की। तंत्र इनको लगता है कि भैया हमारे बूथ पे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप देखिएगा लोकार्पण को प्यार करने वाले लोग भी बहुत हैं। सबसे बड़ी बात अब की बारी घाटी में क्या हो रहा है
कि लोग सोच रहे हैं हमारा एक अपना बच्चा है जो यहाँ से उठ रहा है। अभी मैं एक कमेंट भी कहीं देख रहा था कि भाई आप लोकल हैं तो वो भी तो लोकल ही हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि जो प्रत्याशी हैं कतिपय बाहर के भी हैं पर कुछ चुनिंदा लोकल भी हैं, पर वो लोकल ऐसे हैं उनकी कमांड है दिल्ली के दलों के पास। अब एक दिल्ली का दल वो जाने का नहीं, जेते पता है नहीं बोल भाई शासुगढ़ कक्षी है, जेते पता है नहीं बोलू शेरसी कक्षी, जेते पता है नहीं बोलू कि भाई तुलसी कक्षी, जेते पता है नहीं बोलू कि रेलगांव कक्षी, जिसको पता नहीं होगा कि भाई तुम्हारे मतलब इधर इधर मैं आ जाऊँ है ना, पटियों कक्षी या फिर डांगी कक्षी, डडोली कक्षी, ज्वाला कक्षी, तो वो वहाँ का विकास करने में कितना टाइम लगाएगा। अभी देखिएगा कुछ दिन पहले मंत्री गणेश जोशी जी वहाँ पर थे, तो हमारे एक बड़े भाई हैं और बड़ा शातिर वो हैं, वो उनको पता है कि क्या बात करनी है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि साहब आप यहाँ आ रखे हैं बहुउद्देश्य शिविर को लेकर, आप ये बताइए कि उद्धव कुंड का कब निवारण होगा। अब मंत्री जी कश्मकश में पड़ गए कि यार ये उद्धव कुंड है कहाँ। अब मंत्री वहां जा रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ है। उद्धव कुंड के बारे में बड़ा प्रश्न हो गया उनके लिए। तो जिन लोगों को पता ही नहीं है क्षेत्र के बारे में, तो वो वहाँ विकास क्या करेंगे। तो अब की बार जनता ने ये मन बनाया है कि हम अपने क्षेत्र के ही एक युवा को मौका देंगे जो पार्टियों से दूर है और हमारी पीड़ा को समझता है, क्योंकि हमने पिछले वर्षों से यही करते आए हैं कि पीड़ा को उठा रहे हैं और पीड़ा पे काम कर रहे हैं। तो वो यंत्र तंत्र षड्यंत्र अब की बार नहीं चलने वाले, जनता ने मूड बनाया है। दूसरी बात है धन बल की। धन ये लगाएंगे और कतिपय लगा भी रहे हैं। मुझे ये लगता है जनता को ये सोचना होगा कि भैया जो बंदा करोड़ों यहाँ खर्च करेगा वो आपके ऊपर कितना खर्च करने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कोई चयनित हो जाएगा, अगर ऐसे व्यक्ति को आपने दे दिया जिसने 10 करोड़ रुपए लगा दिए, तो वो 10 करोड़ वसूलेगा। ये बिजनेस का भी एथिक है और तमाम चीज़ें, तो वो पहले निकालेगा उनको। हमारे साथ क्या है, हमारे पास धन बल ना हो पर मुझे जनता साथ में है। और हम एक बार तो हमने एक पेशकश ऐसी भी रखी कि एक वोट और एक नोट, मतलब वोट भी आप ही दोगे, नोट भी आप हमें दें, ताकि उसी नोट से हम ये संसाधन जुटाएं कि भाई गांव-गांव तक हमारी गाड़ियां जो जाएंगी, जो प्रचार में तमाम चीज़ें होंगी, तो कम से कम हम लोगों को उस तरह से भी साथ चलेंगे। तो दोनों प्रश्नों में जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, मैं अभी हरक सिंह रावत का बयान सुन रहा था। अभी तो ये फिक्स नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको टिकट दे रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं मैदान में आ जाऊंगा तो खुद वो भाजपा के लिए कह रहे हैं कि उनको भी डबल तंत्र लगाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर एक दिग्गज नेता मैदान में उतरता है या चाहे बीजेपी से कोई दिग्गज उतरता है, तब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्ट्रेटजी वही है जो चल रही है जी। और आप देखिए, किसी ने मुझे एक दिन पूछा था, एक पत्रकार भाई है हमारे, उन्होंने बोला कि भैया आपको भारी कौन लग रहा है इन तीनों में। उन्होंने नाम लिया था कुलदीप रावत, जो ऐश्वर्या रावत हैं और आशा नौटियाल का। मैंने कहा कि भैया तीनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, अपनी सारी समीकरणें लगा रहे हैं, टिकट मिल जाए। तो फिर वो बोलते कि सर ये बात तो ठीक है, पर आप किससे लड़ना चाहोगे? तो आप यकीन मानिए मेरा जवाब यही था कि आप भाजपा निशंक को टिकट दे दे और कांग्रेस दे दे हरक सिंह रावत को। और मैंने कहा फिर जनता फैसला करेगी और जनता फिर 3 इस्तीफे तय करवाएगी। वो 3 इस्तीफे एक बड़ा प्रश्न है। फिर एक तो भैया दो तो ये हो गए जो लड़ रहे हैं, निशंक जी और हरक सिंह रावत। तीसरा किसका हो सकता है, ये जनता को भी सोचना है और आप भी सोच के देखिए कि तीसरा, केदारनाथ विधानसभा अगर चुनाव हारती है बद्रीनाथ हारने के बाद या मंगलौर हारने के बाद, तो इस्तीफा किसका तय हो सकता है। ये जरूरी है क्योंकि हमारे तंत्र से इन राष्ट्रीय दलों को दूर होना होगा, तभी आम जनता की जो परेशानियां हैं वो आम लोग समझेंगे, बिल्कुल, है ना। तो तैयार है हरक सिंह रावत जी, जो करना है जाए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, बहुत सारे ये भी बातें चला रहे हैं कि त्रिभुवन 2027 की तैयारी कर रहे हैं और 2000 जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं वो एक प्रयोग के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब ये है, देखिए, प्रचार कुप्रचार, किसी के बारे में भ्रांतियां फैलाना, ये तो बड़े बड़े दलों की पुरानी कहानियां हैं। बिल्कुल। कतिपय जगह तो ऐसा भी है कि कुछ क्या पता ये हम पे कुछ केस वेस भी उल्टे सीधे लगा दें, कुछ कई जगह ऐसे भी बना दें कि व्यवस्था कि भैया ये परेशान हो जाए बहुत। पर हम परेशान होने वाले नहीं हैं। मैंने ये बहुत बार बोला हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि चाहे केस कर लें चाहे जेल डाल दें, हमारी आवाज़ अब बंद नहीं होने वाली। इसका एक ही समाधान है कि यहाँ इसकी कोई हत्या करवा दो, इसको फांसी लगवा दो, तो शायद हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी। पर अब से यहाँ से लेके आगे केवल 27 ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2070 तक भी, जब तक हम जीवित रहें या उसके बाद भी या उससे पहले भी, जब तक मौत नहीं आती, केदारनाथ विधानसभा और उत्तराखंड के लोगों के हित में ही हम चीज़ें सोचेंगे, करेंगे भी। तो तैयारियां तो जैसे भी मर्जी मान लेंगे। अच्छा त्रिभुवन भाई, धनबल और तंत्र के अलावा जो एक जीत का फॉर्मूला बताया जाता है
वो ये फॉर्मूला बताया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे चुनाव वाला मजा मजा 10 रुपये भी। तो उस चीज़ को लेकर कि जो शराब का चलन है हर चुनाव में, उसको कैसे देखेंगे आप कि उसको रोका भी नहीं जा सकता है? नहीं, रोका जा सकता। देखिए पता क्या है, मैंने इसीलिए मातृशक्ति पर बड़ा भरोसा जताया है जी। माताएं आज हमारी बहुत परेशान हैं। आप समझिएगा किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आप 21 दिन प्रैक्टिस में हैं तो आपको 22वें दिन उसकी स्वतः ही आदत पड़ जाएगी। जैसे आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें तो आप 22वें दिन स्वतः ही बिना अलार्म के 4 बजे उठ जाओगे, फिर आगे भी वही प्रक्रिया चलती रहेगी। ये चुनाव होते हैं 30-35 दिन के, अब जैसे ही है। अब इसमें बड़े बड़े दल आएंगे, वो कहते 18 साल के लड़के से लेके और 35, 40, 50 साल के युवा प्रौढ़ व्यक्ति को शराब पिला रहे हैं डेली शाम को सुबह। अब उस व्यक्ति की हालत ऐसी है कि 30-35 दिन वो लगातार फ्री की शराब अगर पिएगा, उन माताओं उन बहनों पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। और ये उन माताओं बहनों को भी समझना होगा कि कौन हमारे परिवार को बिगाड़ रहा है, क्योंकि 35-40 दिन बाद तो नेता चुनाव के बाद चला जाएगा जीत हार के, लेकिन हमारे वो युवा की आदत पड़ चुकी होगी शराब की। जो एक शराबी नहीं था वो चुनाव में ही शराबी बन गया, और उसके बाद वो क्या करता है, वो पैसे के लिए कभी माँ के पर्स से निकालेगा, कभी बीवी के, और पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो ये जनता को समझना होगा कि हमें शराब के पीछे जाना है या जनता के भले के लिए जो युवा हमारे साथ खड़ा है उसके साथ जाना है। चलिए त्रिभुवन भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये केदारनाथ की जनता तय करेगी 20 नवंबर को कि वो किसे विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार।